नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, यूपी पीसीएस की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। तो अभी हम हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। यूपी पीसीएस में हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। 20 से लेके 25 प्रश्न हर एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस के पूछे जाते हैं और कभी कभी इन प्रश्नों की संख्या तो 35 तक पहुँच जाती है। तो हिस्ट्री का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से। तो 2019 में 23 प्रश्न पूछे गए थे, हमने उनको सॉल्व किया था। अब 2018 के प्रश्न आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें 20 प्रश्न पूछे गए थे और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये प्रश्न आपकी बहुत हेल्प करेंगे। टोटल हम 17 साल के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यू की पूरी ये सीरीज है और ये पार्ट 2 है हमारा इस वीडियो का। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जो पहला प्रश्न लेते हैं आज का। जो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे दिया गया, मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था कि कथन और कारण दिए रहते हैं, उनमें से ये सेट पैटर्न होता है, उसको हमको देखना होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, कथन क्या दिया गया है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण दिया गया, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ये होगा बी। दोनों सही हैं। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में किताबें लिखी गई थीं और जो किताबें संस्कृत में लिखी गई थी उनका फारसी में अनुवाद भी किया गया था। और आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिसको समा कहा जाता था, उसके शौकीन भी थे। तो स्पष्टीकरण इसका इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण नहीं किया था। उनके दरबार में शायद ही कोई संस्कृत कवि या विद्वान रहा हो। कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत कार्यों का अनुवाद फारसी में किया गया था। तो ये सही होता है और ये भी सही होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है अयोध्या लेख से। अयोध्या लेख जो है उसमें पुष्यमित्र शुंग और उसके वंशज घना के उल्लेख के लिए प्रसिद्ध है ये अयोध्या का लेख। तो इसी में इसका उल्लेख है कि 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ, यह क्या है? चकला क्या है? तो दोस्तों, चकला जो होता है इसका सही उत्तर है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई। सूबा मतलब आज की डेट में देखें तो स्टेट, यानी कि प्रांत, यानी कि राज्य। सूबा ये हो गया और परगना जो हो गया ये जिला हो गया, डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे ये भी बात बिल्कुल सही हो गई कि जो चकला होती थी स्टेट, राज्य और जिला के बीच की इकाई होती थी, लेकिन इसको सरकार के समानार्थी नहीं था। क्योंकि सरकार के, देखिए, जो राज्य होता है ये सरकार के समानार्थी होता है। अभी इंडिया में कैसे जैसे सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी का ले लीजिए, राज्य सरकार। तो दोनों का हिसाब किताब तो एक ही है। जिस तरह से केंद्र सरकार चलती है उसी तरह से राज्य सरकार चलती है, और जिस तरह से राज्य सरकार चलती है उसी तरह से यहाँ पे जिला प्रशासन भी चलता है। तो राज्य और जिले के बीच में एक इकाई और अगर डाल दी जाए तो वो राज्य के स्तर की नहीं होगी। तो वही है चकला, जिसको चकला बोलते हैं। आज की डेट में देखा जाए तो जो कमिश्नरी है उसको चकला बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये जो, एक मिनट अभी आपको बता दें, इसमें ये जो शुरुआत हुई थी चकला की, ये शाहजहाँ के क्षेत्र में हुई थी। उससे पहले इसका कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सरदेशमुखी चौथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में अक्सर आता रहता है, कई बार, एक बार नहीं, पीसीएस के एग्जाम में कई बार आ चुका है यह प्रश्न। तो ये चौथ जो है राजस्व कर होता था और ये 1/4 होता था, यानी कि 25% वसूल किया जाता था। चौथ वसूल किया जाता था आक्रमण न करने के कारण। मराठा लोग जो राज्य उनके अधीन, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे कि हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, आप हमको चौथ दीजिए, यानी कि आपके यहाँ जो भी उत्पादन होता है उस पर हमको 25% टैक्स दीजिए।
तो हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके साथ साथ होती थी सर देशमुखी, दूसरी होती थी सर देशमुखी। ये होती थी कि वाह्य आक्रमण कोई होगा, बाहर से कोई राजा अगर आपके ऊपर आक्रमण करेगा कहीं से भी, तो हम आपकी रक्षा करेंगे, अपनी सेना भेजेंगे यहाँ पर आपकी रक्षा के लिए। तो चौथ और सर देशमुखी 2 कर वसूले जाते थे। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि राजस्व के दावों को किस नाम जाना जाता है, तो ये चौथ है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था महम अनगा ने। महम अनगा कौन थी? महम अनगा जो है संरक्षक थी अकबर की। अकबर जब शुरुआत का जो शासन था अकबर का, जिसको पेटीकोट शासन भी बोला जाता है, उस समय महम अगना का वर्चस्व शासन में बहुत ज़्यादा था, इनका दखल था बहुत ज़्यादा, और अकबर इनकी सारी बातें मानते थे। शासन की मुखिया एक हिसाब से महम अनगा ही थी उस समय। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। मैंने आपको बताया था कि नहीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो ये जो 4 दिए गए हैं, इसमें जो प्रश्न थोड़े से आजकल कठिन पूछे जाने लगे। पहले ये प्रश्न आसान पूछे जाते थे। देखिए इसमें संभलपुर स्थान दिया गया, नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र शाही। संभलपुर बहुत ही मतलब इतना पॉपुलर नहीं था कि सभी बुक में ये आपको मिल जाए। गंजाम राधा कृष्ण दंड सेना। कश्मीर गुलाब सिंह। कश्मीर का गुलाब सिंह ने संघर्ष किया था कश्मीर में, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं मिलेंगे। तो अब आप यहाँ पे डाउट में आ जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ दी होती है जिससे आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लखनऊ दिया गया है। लखनऊ में इन्होंने दिया लियाकत अली, जबकि लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था, ये सभी को मालूम है। तो ये गलत है हमारा। और इन्होंने पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका मतलब ये दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, इसमें भी सेम चीज़ पूछी गई, कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रश्न मैंने पिछली बार भी आया था 2018 में। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आ रहा हो। 2019 वाले पेपर को मैंने दिखाया था आपको, तो उसमें भी ये प्रश्न था। अब ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि अगर वहाँ अगर आपने ठीक से पढ़ा होता तो ये प्रश्न 18 में अगर आपने ठीक से किया होगा तो 19 में जब कर ले जाते आप ये। क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इसमें आपको मैच कराना है। तो देवगिरी पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर आप वहाँ से देखें तो ये रामचंद्र देव वहाँ पर शासक थे देवगिरी के। और शंकर देव कौन थे? शंकर देव देवगिरी के युवराज थे। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो युवराज वहाँ की सेना लेकर कहीं और चले गए थे युद्ध करने पहले, और उसी बीच में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। तो शासक थे रामचंद्र देव। खैर ये तो हिस्ट्री है, तो आपको मालूम रहनी चाहिए। कहानी हिस्ट्री एक स्टोरी होती है, उसको अगर आपको मालूम रहेगा तो आप इसको बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो इसका मतलब कि ये दोनों एक ही राज्य के थे, देवगिरी के थे। तो वारंगल जो इसके सामने लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये मैच नहीं कर रहा है यहाँ से। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। और ये तो ये सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि ये गलत मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम पिछली बार के जो मैंने 2019 का पेपर सॉल्व करवाया था उसमें 2 प्रश्न थे इस तरह के। अब देखिए 2018 में भी ये प्रश्न आया हुआ है इसी तरह का सेम। तो अगर हम कालानुक्रम याद कर लें बादशाहों के, मुग़ल बादशाहों के और दिल्ली की सल्तनत के जितने बादशाह थे, तो हमारा ये जो है क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे उसको हम कर ले जाएंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बादशाह होते थे उनके बारे में नहीं पूछा जाता है। जो छोटे छोटे सुल्तान या जो बहुत कम टाइम के लिए बादशाह बने थे उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद शाह कब बना। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह इसका पूरा नाम था, और ये 1719 में गद्दी पर बैठे थे और 1748 तक थे। नादिर शाह ने इनके टाइम पे ही आक्रमण किया था। जिसके बाद जहांदार शाह जो थे 1712 से लेके 1713 तक थे। ये 1 साल के लिए थे ये 1713 तक। और अहमद शाह का जो टाइम था 1748 से लेके 1754 तक। और आलमगीर द्वितीय का था जो ये 1754 से लेके 1759। आलमगीर द्वितीय से ही अंग्रेज़ों ने संधि की थी इलाहाबाद की, और यहाँ से ये मुग़ल साम्राज्य समाप्त होने वाला था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसके हिसाब से। अगले प्रश्न पे आते हैं।
दोस्तों ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो इसमें सही ऑप्शन है ए ऑप्शन है, वाजसनेमी। वाजसनेमी जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। और अगला प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और कारण दिए गए हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए जो इसका उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, जब सही व्याख्या होती है तो ये सही होता है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर भी देखिए अगला प्रश्न जो आया है, यहाँ पर भी कालानुक्रम के लिए आया है। तो इतिहास में जो है सन याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे सन। अगर आप इसको स्टोरी की तरह लेते जाएंगे कि कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी चीज़ उसके बाद हुई, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ऐसे सन आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसमें कौन सा मंदिर कब बना, उसके हिसाब से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। सबसे पहले सप्त पगोड़ा का मंदिर बना था। सप्त पगोड़ा का मंदिर नरसिंहराव वर्मन द्वारा बनवाया गया था 630 से 680 ईस्वी में। इसके बाद महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर बने थे। तो महाबलीपुरम का ये जो मंदिर बनाए गए थे, ये तटीय मंदिर, ये 700 से 728 में बनाए गए थे। राजा नरसिंहराव वर्मन द्वारा ही बनवाए गए थे ये। इसके बाद बृहदीश्वर मंदिर जो बनाए गए थे, ये 1003 से 1010 के बीच बनाए गए थे, चोल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। और गंगईकोंड चोलपुरम जो मंदिर है ये सबसे लास्ट में बनाया गया था। राजेंद्र चोल ने इसका निर्माण किया था। और ये प्रश्न बहुत बार आया है कि गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किसने किया। तो ये चीज़ अभी आप यहाँ याद रखिएगा, राजेंद्र चोल ने इसका निर्माण किया था। तो एक प्रश्न आपका देखिए यहाँ से ये तैयार हो रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है। तो हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है खारवेल शासक के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है। और दूसरी शताब्दी के ईसा पूर्व के दौरान भारत में कलिंगा के तत्कालीन सम्राट खारवेल ने इसको लिखा था। तो ये खारवेल के शासन की जानकारी देता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न फिर यहाँ पे देखिए कारण और कथन वाला दिया गया है। 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। देखिए दो कारण यहाँ पे दिए गए हैं, तो दोनों कारणों को देखते हुए यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है कि कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है। लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, उसका कारण अलग है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान में दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, सही बात है बिल्कुल एकदम। और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी पहले, और बाद में इसने अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये सही, इसका हो जाएगा उत्तर बी। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, किंतु कारण आर ए की व्याख्या नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है कि इसको सुमेलित नहीं है कौन, वो देखना है। तो 34 में जो सुमेलित नहीं है तो इसमें हम देख लेते हैं। अदीना मस्जिद दिया गया है, मांडू, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौड़, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद। ये टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है कि दाखिल दरवाज़ा कहाँ पर है, गौड़ में है या नहीं है, ये सही है कि नहीं सही है, ये चीज़ आपको किताबों में नहीं मिलेगी। तो इस तरह के प्रश्न बहुत उलझाऊ होते हैं, और इस तरह के प्रश्न अगर आप सही कर ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अदीना मस्जिद, ये मांडू में नहीं है। और अदीना मस्जिद जो है भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश की सीमा के निकट भारतीय राज्य बंगाल में स्थित सबसे बड़ी मस्जिद का खंडहर है। बंगाल के सल्तनत की शाही मस्जिद की मेज़बानी इसी ने की थी 14वीं शताब्दी में।
तो ये मांडू में नहीं है। तो यही इसका सही उत्तर है। यहाँ आप देखिए नहीं पे लिखा हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है। एक प्रश्न दोस्तों छूट गया है, 34वां प्रश्न जो है, इसमें निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है और आप लोग बिल्कुल रटा होना चाहिए। ये बागोर राजस्थान का एक ज़िला है, वहाँ पर ये मध्य पाषाण काल में पशुओं के पालन के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि उनकी जो है खुदाई हुई तो उससे पता चला कि यहाँ पे पशु की अस्थियाँ वगैरह मिली, जिससे ये प्रमाण होता है कि यहाँ पे पशुपालन किया जाता था। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए फिर वहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह का जो पेपर बनाते हैं तो काफ़ी टफ हो जाता है। जो बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कौन सा पशु वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल 4 ऑप्शन दिए हैं, वहाँ पे कर ले जाएंगे आप। लेकिन जब ये मैचिंग वाला करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही IAS स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं IAS स्टैंडर्ड का पेपर अब PCS में आने लगा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ध्रुवदास भगत नामावली। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। नाभादास ने भक्तमाल और रसखान ने रसिक प्रिया, उस्मान ने चित्रावली की रचना की। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पे भी दोस्तों यही दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आहोम विद्रोह 1815 में नहीं हुआ था, ये हुआ था, ये विद्रोह हुआ था 1828 में। तो इसका मतलब संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, ये तीनों सही हैं। तो यही देखना होता है हमको कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। अब सेम डिट्टो जैसे आया है इसी तरह से ये रिपीट होता है, तो इसलिए आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए इसका आंसर। लॉर्ड डफरिन ने कहा था, तो आपका 1 नंबर यहाँ पे पक्का हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे एक सूची दी गई है और इनको सुमेलित करना है। सुमेलित कर कर उत्तर लिखना है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश। जब समुद्रगुप्त का शासन यहाँ उत्तर भारत में चल रहा था, तो दक्षिण भारत में जो राजा थे उनके राज्य कौन कौन से थे, ये चीज़ में मैच करानी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धनंजय का जो है ये सही होगा, और नीलराज, अवमुक्त, सी का उग्रसेन का पलक्का, और विष्णुगोपा का कांची। उनके राज्य जो था कांची था। तो ये प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था का नाम यहाँ पे पूछा गया है, और इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन इसका नानादेशी, यानी कि ऑप्शन सी। ये जो है इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों आज के ये 20 प्रश्न कैसे लगे आपको। और देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपका ज्ञान काफ़ी ज़्यादा, इसमें और भी चीज़ों के बारे में मिला होगा ज्ञान, जिससे आप और भी प्रश्न कर सकते हैं। तो इस तरह के हम पूरे 17 सालों के पेपर आपके सॉल्व करवाएंगे। अभी हिस्ट्री शुरू किया है, 2 साल का हमने सॉल्व करवा दिया है, 19 का सॉल्व करवा दिया है और 18 करवा दिया है। अब अगला वीडियो 17 का होगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।